हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन इस बैच का डे 15 है। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास आप सभी के लिए। वो ये कि पिछले 2-3 दिनों से मेरा फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पेड बैच का जो ग्रुप है उसमें मुझे ऐड किया गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता चल पा रहा है, या ग्रामर की क्लासेस शुरू हो गई हैं या नहीं शुरू हुई तो कब से शुरू होंगी। तो मैं बता दूं आपको कि पहली बात, ग्रामर की क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। वोकैब की क्लासेस लगातार चल रही हैं, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस। तभी आज डे 15 है। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ वोकैब में एडमिशन कराया है उनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। जिन्होंने ग्रामर प्लस वोकैब बैच में एडमिशन कराया है उनका वोकैब का क्लासेस चल रहा है। ग्रामर का सेगमेंट जो है वो मंडे तक जरूर शुरू हो जाएगा और फिर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट वर्ड मीनिंग्स का है। आइए देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। क्या है सर? अनप्रेसिडेंटेड। याद रखिए, जब भी कोई वर्ड ईडी पे रुके, कहाँ रुके? ईडी पे रुके, तो वो एक एडजेक्टिव माना जाता है। जो ईडी फॉर्म होती है वो या तो वर्ब है या तो एडजेक्टिव है, तीसरा कुछ नहीं होता। किसी भी वर्ब की, ध्यान से देखिए, किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है या तो वो वर्ब के जैसे यूज होती है बंधुआ, या तो फिर वो एडजेक्टिव के जैसे यूज होती है ना। इन बातों को ध्यान से सुने। अनप्रेसिडेंटेड एक हिंदी में शब्द होता है अभूतपूर्व। सर अभूतपूर्व के दो मतलब है। एक मतलब तो इसको आप ब्रेक करिए, तो जिसका कोई भूत ना हो, मतलब जिसका कोई भूतकाल ना हो, यानी कि जो घटना भूतकाल में कभी ना घटी हो, पहली पहली दफा हो रही हो। और दूसरा इसका मीनिंग है कि कोई घटना इतने बड़े लेवल पे हो रही हो, उसका स्केल इतना बड़ा हो कि ऐसा लगे कि निकट भूतकाल में, या आपको याद ना आ रहा हो कि पहले कभी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि आपके शहर में एक एक लीडर की रैली होती है, एक पॉलिटिकल लीडर की रैली होती है, वो बहुत बड़ी रैली होती है, बहुत बड़ा हुजूम आता है। आपकी उम्र 50-60 साल की है, आपने बहुत सी रैलियां अपने शहर में देखी, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि पिछली रैली कोई आपने इतनी बड़ी देखी थी क्या? तो वो अनप्रेसिडेंटेड नेचर की होगी। आया ना समझ में? किसी भी घटनाक्रम का जब स्केल बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़े स्तर पे वो घटना घट हो रही हो, वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, तो ऐसा लगता है कि पहली दफा इतना बड़ा मेला आप देख रहे हैं, पहली दफा आप इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान देख रहे हैं, है ना। तो उसको अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनप्रेसिडेंटेड। ठीक, याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए सर। अभी पिछले ही किसी सेशन में मैंने प्रेसिडेंस वर्ड पढ़ाया था, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। प्री का मतलब पहले, सब प्रीसीड कोई घटना जब करती है तो इसका मतलब है कि वो घटना पहले घटती है। ये देखिए सर, जैसे मैंने लिखा प्रीसीडेंट। अगर किसी घटना का प्रीसीडेंट है तो इसका मतलब है कि पास्ट में वो घटना पहले घट चुकी है, और उसी के आगे यूएन लगा दिया गया, ईडी लगा दिया गया, इसका मतलब है ये घटना पास्ट में कभी नहीं घटी है, तो वो पहली दफा हो रही है। याद रखिएगा सर। अब एग्जांपल से और समझ में आएगा। ये देखिए, द पार्टी हैज रजिस्टर्ड एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस। आप समझ रहे हैं ना? पार्टी ने अभी चुनाव हुए और उस चुनाव में अभूतपूर्व सफलता दर्ज की। जैसे शायद पंजाब में 112 सीटें हैं, अब उन 112 में 90 प्लस सीट्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हुई ना एक तरीके से। इतनी बड़ी जीत जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट ऑफ पंजाब में ना हुई हो पिछले 20, 30, 40, 50 वर्षों में, तो वो अनप्रेसिडेंटेड हो गया। जैसे 2014 और फिर से 2019 में जो एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, प्रिंसिपली जो बीजेपी जिसका हिस्सा है, तो उसने दोनों ही बार बहुत बड़े अंतर से सब कुछ जीता। तो वो अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? अनप्रेसिडेंटेड विन कहा जाएगा। बहुत बड़े लेवल पे जो चीज हुई हो। पढ़िए, इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड, मीनिंग को देख लीजिए। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर।
If you describe something as unprecedented, you are emphasizing that it's very great in quantity, quality, amount और scale. वही मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़े स्तर पे जो चीज हो रही है. The internet has erased distance and given people unprecedented access to each other. इंटरनेट ने क्या किया, दूरियों को खत्म कर दिया और लोग अब एक दूसरे के करीब आ गए हैं. अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिल गया एक दूसरे का, जो पहले कभी नहीं था. आप आज कहीं भी बैठे हुए हो, एक वीडियो कॉल पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना. पहले क्या हुआ था कि रोमिंग चार्जेस लगा करते थे. अभी आप जो है ना व्हाट्सएप से, गूगल से, गूगल डुओ से, मैसेंजर से कॉल करिए, चार्ज भी किसी प्रकार का नहीं लगना. और किसी को भी आप कॉल कर लीजिए, कहीं भी कोई बैठा हुआ हो. तो अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिल गया, ऐसा कभी पहले संभव नहीं था. ठीक, दूसरा एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया. जनरली देखा गया है कि अनप्रेसिडेंटेड एक पॉजिटिव वर्ड है. जैसे किसी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, इतना बड़ा लॉस कंपनी जब से स्टैब्लिश की गई हो कभी ना हुआ हो, तो वो भी तो एक प्रकार से अभूतपूर्व है. लेकिन देखा गया है कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड लॉस नहीं लिखा जाता. हाँ, लेकिन कंपनी को सेटअप किए हुए मान लीजिए 20 इयर्स हुए हैं और पिछले साल कंपनी ने जितना मुनाफा कमाया, किसी एक वित्तीय वर्ष में उतना मुनाफा कंपनी ने पहले कभी नहीं कमाया था. तो हाँ, वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जरूर देखने को मिल जाता है. मैं गारंटी से ये बात नहीं कह पाऊंगा कि अनप्रेसिडेंटेड एक पॉजिटिव वर्ड ही है, लेकिन मैंने इतने समय में हमेशा यही देखा है कि अनप्रेसिडेंटेड को बेनिफिट के लिए ही देखा, इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है. आगे बढ़ते हैं. अगर आपको पहला वर्ड समझ में आया हो तो आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं. नंबर 2 पे जो वर्ड है वो है इलोक्वेंट. इलोक्वेंट भी एक एडजेक्टिव है. क्या है सर? एडजेक्टिव है. देखिए ना, ENT पे रुका. ENT हो, ANT हो, ये सब किसके सिम्टम्स है? एडजेक्टिव के सिम्टम. इलोक्वेंट एक पॉजिटिव वर्ड है. यहाँ ध्यान से देखिए, LOQ दिख रहा है आपको, दिख रहा है? LOQ का मतलब बातचीत करने से है, टॉक से है. इसी से तो लोकेशियस बनता है. लोकेशियस, किसी बातूनी व्यक्ति को लोकेशियस कहा जाता है. इलोक्वेंट एक पॉजिटिव वर्ड है. बातूनी तो पॉजिटिव नहीं होता लेकिन इलोक्वेंट पॉजिटिव है. कैसे पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, समझिएगा. क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी बात को बड़ी ही सुगमता से, सरलता से, बहुत ही मैच्योरिटी से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से सामने वाले को कहता है, समझा ले जाता है. तो ऐसे लोग ना इलोक्वेंट स्पीकर होते हैं, तो जानते हैं कि कैसे सामने वाले को इम्प्रेस करना है, कैसे बेहतर तरीके से बात करनी है. तो वो इलोक्वेंट स्पीकर्स कहे जाते हैं. पढ़िए, स्पीच और राइटिंग दैट इज इलोक्वेंट इज वेल एक्सप्रेस. जनरली तो स्पीच के लिए ही इलोक्वेंट आता है, मैंने यही देखा. राइटिंग में बोलना तो होता नहीं है. तो खास तौर पे जो भाषण अगर इलोक्वेंट है तो वेल एक्सप्रेस्ड है, इफेक्टिव है एक तरीके से. अब वो लोगों को मना ले जाएगा. अगर आपकी बातचीत करने की शैली बहुत ही सकारात्मक है, प्रभावशाली है, तो आप सामने वाले पे एक सकारात्मक असर डालेंगे और उसे अपनी बात मनवा ले जाएंगे. A person who is eloquent is good at speaking. मैं यही तो कह रहा हूँ. एक व्यक्ति जो eloquent है वो बोलने में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक तरीके से. विश्वास इज एन इलोक्वेंट स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर उसको बोलते हैं जो कहानियां सुनाता हो. अब जो व्यक्ति कहानियां सुनाएगा, अगर उसके कहानी सुनाने के तरीके में बोर्डम होगा, बोरिंग लगेगा वो तरीका, तो लोग तो सो जाएंगे ना, क्यों कहानी सुनेंगे. तो उसका तरीका बहुत ही बढ़िया होगा, है ना, इंटरेस्ट बना के रखता होगा, तभी तो लोग सुनेंगे. Who can paint a picture with his word. इतना बढ़िया वो स्टोरी सुनाता है कि शब्दों से ही लगता है कि सब कुछ बन रहा है और सब कुछ चल रहा है. अब देखिए, the photographs are an eloquent reminder of the horrors of war. ये जो फोटोग्राफ्स हैं, इसे साफ साफ याद आ जाता है कि युद्ध के समय क्या हुआ था, कितनी भयावह वो त्रासदी थी, है ना. ये फोटोग्राफ जो खुल के या साफ साफ बहुत ही स्पष्ट तरीके से उस खराब दौर की याद दिलाती हैं. जनरली मैं कहना चाहूंगा कि जो दूसरा सेंटेंस है ना, इसमें इलोक्वेंट नहीं देखने को मिलता, यहाँ विविड मिल जाता है. कोई याद अगर ताजा है दिमाग में तो विविड लगाते हैं. कोई पर्सन अगर बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को सामने वाले को कह पाता है, इम्प्रेस कर पाता है, तो वो एक प्रकार से इलोक्वेंट स्टोरी टेलर है या एक इलोक्वेंट स्पीकर है जिसको कहा जाए. राइट. शंकर जो है वो कल आएगा. हाँ, बाय.
आर्टिकुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंट, अगर आप इलोक्वेंट है तो अपनी बात को अच्छे से रखेंगे, अच्छे से तभी तो रख पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। परसुएसिव का मतलब जब आप परस्यू कर ले जाएंगे, दूसरे को मना ले जाएंगे। एक्सप्रेसिव, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट, स्पष्टवादी। एक इंट्रोवर्ट नहीं होता अपनी बात को कह ना पाना। फ्लुएंट, धारा प्रवाह बोल सकते हैं। ये देखिए, एक्सट्रोवर्ट के नीचे उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब है ना, जब आप अपनी बात अपने मन में रखें, कह नहीं पाएंगे, हेजिटेंट हो जाएंगे, इनएक्सप्रेसिव हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आया होगा और दोनों ही वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस ना रख के रूट वर्ड रखा है, और जिस रूट वर्ड को हम पढ़ेंगे वो है एपीटी, ईपीटी। इनका मीनिंग क्या होता है? स्किल, फिटनेस और एबिलिटी। शुरू करने से पहले मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं रूट वर्ड को लेके। देखिए, रूट वर्ड क्या है? 2 3 4 5 अल्फाबेट्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक मीनिंग होता है, और ये ग्रुप किसी वर्ड में जहां बैठ सकता है, शुरू में बैठ सकता है, आखिर में बैठ सकता है, बीच में कहीं पर बैठ सकता है, कहीं भी ये देखने को मिल सकता है। और ये जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है ना, जिसका अपना एक सर्टेन मीनिंग है, ये जिस भी वर्ड में आता है उसका मीनिंग अपने हिसाब से ढाल लेता है। अब जैसे एपीटी और ईपीटी रूट्स है जिनका मतलब योग्यता से है, कार्य कुशलता से है, तो ये जहां जहां ये वर्ड्स जाएंगे, है ना, वहां वहां इनका मीनिंग योग्यता से ही हो। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपीटी खुद में भी एक वर्ड है। एपीटी का मतलब ही होता है एक तरीके से शार्प, जिसको कह सकते हैं, फाइन जिसको कह सकते हैं, स्किल्ड जिसको कह सकते हैं, एप्ट थिंकर होना। एप्ट थिंकर होने का मतलब है जब आप बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से सोचते हो, तो एप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दो वर्ड्स हैं, एक एडेप्ट है, एक एडेप्ट है। एडेप्ट में एपीटी लिखा है, एडेप्ट में ईपीटी लिखा है। दोनों का मतलब किससे है? योग्यता से है ना, समझदारी से है ना, काबिलियत से है। अब आप एडेप्ट को पहले पढ़ लीजिए। एडेप्ट का मतलब ही होता है एबिलिटी टू डू समथिंग दैट नीड्स स्किल, कोई भी कार्य बेहतर तरीके से कर पाना। एडेप्ट होने का यही मतलब है, जिसको आप एक्सपर्ट बोल सकते हैं, कुशल बोल सकते हैं। एडेप्ट होने का यही मतलब है जब आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को सामने वाले को कह सकते हो, है ना, या यूं कहिए, नहीं माफ करिए, कह सकते हो नहीं। एडेप्ट होने का मतलब है कि आप किसी कार्य को बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था हल्का सा। एडेप्ट होने का मतलब यही है कि जैसे कि कहा जाए कि कोई सुडोकू पजल बहुत तेजी से सॉल्व कर सकता है, कोई मैथ्स के सम्स बहुत तेजी से सॉल्व कर सकता है ना, तो वो एडेप्ट हुआ एक तरीके से, माहिर। The defense lawyer was outstandingly adept at exploiting the weakness of the witnesses arranged by the second party। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस लिखा है। जो डिफेंस का लॉयर था वो बहुत ही माहिर था। वो क्या करता था, जो दूसरी पार्टी विटनेसेस को अरेंज करती थी, गवाहों को अरेंज करती थी, उनकी कमजोरियों को पकड़ लेता था और उन्हें उनके ही जवाबों में उलझा देता था, फंसा देता था, है ना। होता है ना, वकील इतना शातिर आदमी होता है कि वो क्या, उनकी यही जॉब होती है ना कि वो हर हाल में अपनी बात को ही साबित कर लेता है। तो अब कोई वकील अगर अपनी बात को साबित कर ले जाने में सक्षम है तो एक एडेप्ट है वो। क्या है वो? एडेप्ट है। अब एडेप्ट से मिलते जुलते और भी वर्ड्स जैसे एक्सपर्ट हो गया, एड्रॉइट हो गया, श्रेव्ड हो गया, सैवी हो गया, प्रूडेंट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, इन सब का भी यही मतलब है। और जो पहला एडेप्ट है, इसका मतलब होता है स्वयं को ढालना। सर, स्वयं को कौन ढाल पाता है? कमजोर व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति? जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा वो एकदम से ठंडी में से गर्म में आएगा, बीमार हो जाएगा, है। तो लखनऊ से श्रीनगर जाएगा, बीमार हो जाएगा, या श्रीनगर से लखनऊ आएगा, बीमार हो जाएगा। टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज होगा ना। तो अडेप्ट वही तो कर पाता है ना जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो, वही तो अडेप्ट कर पाएगा। तो तालमेल, एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना, ये सब भी वही लोग कर पाते हैं ना जो बहुत माहिर हैं, स्ट्रांग हैं, है ना, फिटनेस जिनमें है एक तरीके से। पढ़िए, टू चेंज समथिंग टू मेक इट सूटेबल, है ना। बेसिकली अपने आप को एडजस्ट करना, है ना, अपने आप को एडजस्ट करना। इसके दो मीनिंग है। पहला है तालमेल बिठाना, एडजस्ट करना जिसको कहा जा सकता है। It took me a long time to adapt myself to the language and lifestyle of the people living there
व्हेन आई इमिग्रेटेड टू ब्रिटेन 10 years ago, जब मैं 10 साल पहले ब्रिटेन गया तो मुझे 10 साल लगे एक तरीके से। मैं 10 साल पहले ब्रिटेन गया था और मुझे लंबा समय लगा अपने आप को वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की सराउंडिंग्स, वहाँ के लोगों के हिसाब से ढालने में। तो मैं ढाल ले गया अपने आप को, मैंने अपने आप को चेंज किया, है ना, मैंने एडजस्ट किया, मैनेज किया, अडैप्ट किया वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ के सराउंडिंग्स को, वहाँ की लाइफस्टाइल को मैंने अडैप्ट किया, मतलब अपने आप को मैंने उसके हिसाब से ढाला, हैंडल किया, मैनेज किया। ठीक, ये है अडैप्ट। एक जरूरी चीज आपसे साझा करना चाहता हूँ, वो ये है, कहीं लिख लीजिएगा। देखिए, नोट्स बनाने में कहीं से भी कोताही ना बरतें, तुरंत लिखा करें जैसे लगे कि कुछ खास बताया जा रहा है। याद रखिए कि अडैप्ट को यूज करने का तरीका है कि अडैप्ट आएगा और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और उसके बाद टू आएगा। और कई बार तो टू के बाद वर्ब भी आ जाती है, तो वहां भी नियम है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। क्या आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये देखिए, मैंने अपने आप को मैनेज किया ना, तो अडैप्ट के साथ मेरे हिसाब से माई सेल्फ लगा दिया गया। आपने किया होता तो योर सेल्फ, उस लड़की ने किया होता तो हर सेल्फ, उस लड़के ने किया होता तो हिम सेल्फ। याद रखिए, अडैप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके बाद फिर टू लगाया जाता है। अडैप्ट का एक और मीनिंग है, वहां पर क्या होता है कि जैसे कि कोई बुक है और उस बुक को बेस बना करके एक मूवी बना दी गई, तो एक तरीके से उस बुक को अडैप्ट कर लिया गया। समझ रहे हैं ना? किसी भी स्टोरी पर जब कोई पिक्चर बना दी जाती है, कोई सीरियल बना दिया जाता है, अडैप्ट किया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी, हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े लेखक जिन्हें आप कहेंगे, उनकी तमाम ऐसी कहानियां हैं जो धारावाहिक सीरियल्स के रूप में टीवी में आज भी आती, मूवीज बन चुकी हैं, है ना, स्क्रीन प्लेज होते हैं उन पर। तो वो अडैप्ट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है सर? अडैप्ट किया जाता है। ये देखिए, द बुक राइटर हिमसेल्फ हेल्प द मूवी डायरेक्टर अडैप्ट हिज नॉवेल फॉर द मूवी, है ना। एक मूवी डायरेक्टर जो है किसी बुक राइटर के नॉवेल पर मूवी बनाना चाहता है, तो बुक राइटर ने हेल्प करी उसकी एक तरीके से। याद रखिए सर, किसी भी कहानी के आधार पर जब कोई फिल्म बनाई जाती है, कोई रंगमंच का कार्यक्रम किया जाता है, तो उसे अडैप्ट किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामानंद सागर जी ने क्या किया, उस पर धारावाहिक सीरियल बना दिया, तो अडैप्ट किया उन्होंने, और इसे नाउन के रूप में एडेप्टेशन बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं। नाउन के रूप में इसको क्या कहते हैं हम सर? एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, एप्टीट्यूड। सर एप्टीट्यूड तो आप जानते हैं, एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं? जो आपकी एबिलिटी, जो जनरल एबिलिटी है। एक पेपर होता है ना सिविल सर्विसेज में, सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड यही है ना कि किसी परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसी परिस्थिति से कैसे हैंडल करना है, किसी परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है, अपने आप को निकालना है। तो यही तो अडैप्ट का मीनिंग है, यही तो मीनिंग है अडैप्ट का। पढ़िए, तो नेचुरल एबिलिटी और स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती, योग्यता होती है, उसे ही एप्टीट्यूड कहा जाता है। एप्टीट्यूड के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है, याद रखिए। जिस भी चीज का एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड फॉर पॉलिटिक्स, एप्टीट्यूड फॉर रीजनिंग, एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स, है ना, इस तरीके से जो भी हो। तो हिज एप्टीट्यूड फॉर डीलिंग विद मास हेल्प्ड हिम बिकम द विलेज। उसके भीतर एक एप्टीट्यूड था, वो बहुत से लोगों को हैंडल कर सकता था। मास का मतलब बहुत से लोग होता है। मास का क्या मतलब होता है सर? बहुत से लोग। तो उसके भीतर जो एप्टीट्यूड था कि वो भारी संख्या में लोगों को हैंडल कर सकता था, मैनेज कर सकता था, उससे ही वो आगे जाकर के गांव का सरपंच बन गया। क्या बन गया सर जी? गांव का सरपंच बन। सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते, पढ़ लीजिए। एक्यूमेन, बुद्धिमत्ता, होशियारी, विजडम, इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट बेसिकली किसी परिस्थिति में कैसे चीजों को हैंडल करना, मैनेज करना है, वही टेम्परामेंट कहा जाता है। मेटल, मेटल भी योग्यता को कहते हैं। ये दो अच्छे वर्ड्स हैं, एक्यूमेन और मेटल, शानदार वर्ड्स है, बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं। अब इनेप्ट, ध्यान से देखिए, ईपीटी का मतलब क्या है? योग्यता। आई एन से उल्टा हो गया, हाँ होता है ना सर। जैसे एक्टिव बोलिए, फिर इनएक्टिव बोलिए, तो जो सुस्त है, समझ रहे हैं ना। जैसे एबिलिटी बोलिए और इनेबिलिटी बोल दीजिए, अयोग्यता को कहेंगे, राइट।
तो inept, having no skills at all. inept का मतलब है जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई योग्यता ना हो तो वो बेवकूफ है। जैसे adept था काबिल, adept का उल्टा inept है। बहुत बार उसमें पूछे जाते हैं वर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। adept का ऑपोजिट inept ही हो जाता है जब कोई बेवकूफ है। The chief minister was inept and lacked the intelligence to govern, so we threw him out of power. चीफ मिनिस्टर साहब बेवकूफ थे, उनके भीतर जो है शासन की क्षमता ही नहीं थी, इसलिए हमने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। थ्रो समबडी आउट ऑफ पावर का यही मतलब है, सत्ता से बेदखल कर देना। थ्रो का ही सेकेंड फॉर्म थ्रू लिखा है, थ्रू लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म थ्रो होती, तो सत्ता से बेदखल कर दिया। जब कोई अयोग्य व्यक्ति बन जाएगा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सरपंच, तो लोगों को यही तो करना पड़ेगा, उसे खदेड़ना ही तो पड़ेगा। Similar words क्या stupid, dull, ludicrous, clumsy, tactless, maladroit, inane, fatuous, पहला बेवकूफ, यही सब इनका मीनिंग है। ये वर्ड्स कहाँ रखें ताकि आप देखें, अगर आपको ludicrous नहीं आता तो मालूम करिए, clumsy, tactless, maladroit, inane, fatuous, कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आप समझिए ना। आते हैं तो खुश होइए, नहीं आते हैं तो सोचिए कि कहाँ आप हैं वो क्या। अगर आप बहुत ढंग से अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा ना आपको। हमें निराश नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक डेडिकेशन रखिए और उस डेडिकेशन से पढ़ते रहिए, बस बढ़िया हो जाएगा। जब आप चीजों को ट्राई नहीं करेंगे तब तो वो प्रॉब्लम्स थी ही ना, वो तो बने ही रहेंगे। ट्राई करेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम्स दूर ही तो होंगी ना, चैलेंजेस कम ही तो होंगे एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स अगला सेगमेंट है। दो चीजें हम पढ़ चुके हैं आज, वर्ड मीनिंग्स पढ़ लिया हमने, रूट वर्ड पढ़ लिया। वर्ड मीनिंग में पहला वर्ड मैंने आपको अनप्रेसिडेंटेड पढ़ा है, दूसरा मैंने इलोक्वेंट पढ़ा है, फिर रूट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया। कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे बॉर्न और बॉर्न, ये दो स्पेलिंग लिखी है बॉर्न की, एक है BORN बॉर्न और एक है BORNE बॉर्न। इसका इस्तेमाल कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब है ऐसे दो वर्ड्स, तीन वर्ड जिनके मीनिंग को लेके, यूजेस को लेके आप कंफ्यूज हो। अब जैसे नहीं मालूम है आपको BORN बॉन्ड कहाँ लगना चाहिए और BORNE बॉन्ड कहाँ लगना चाहिए, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। आइए जानते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। एक वर्ड होता है वर्ब होती बेयर, इसके कई अर्थ हैं, भालू भी होता है, बर्दाश्त करना भी होता है सर, जन्म से भी इसका रिलेशन। इस बेयर की सेकेंड फॉर्म बोर है और थर्ड फॉर्म के दो चेहरे, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है ये जन्म लेने से, जैसे हम आप पैदा होते हैं ना, हम आप पैदा होते हैं तो बॉन्ड लगाया जाता है, BORN बॉन्ड, और ये जो BORNE बॉन्ड है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मुख्य रूप से उसकी वो वजह हो। BORN वाला बॉन्ड जो है आदमी के पैदा होने के लिए इस्तेमाल होता है, और BORNE वाला जो बॉन्ड है, जैसे बीमारियां पैदा होती ना सर, अगर आप हाथ नहीं धुलेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो गंदगी से पैदा होने वाली बीमारी, पैदा होने वाली, गंदगी से उत्पन्न होने वाले रोग, है ना, गंदगी से फैलने वाले रोग, होने वाले रोग, तो पैदा होने वाले रोग, बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत संबंधित, वो उसकी मुख्य वजह हो, इसका ये मीनिंग है, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित, ये रूट कॉज है उसकी। रूट कॉज के लिए BORNE वाला बॉन्ड, जैसे कि मलेरिया है तो बैक्टीरिया से फैलती, बैक्टीरिया से होने वाला रोग तो उसे वेक्टर बॉर्न डिजीज कह देते हैं। जैसे कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों की नौकरियां छूट गई, लोग गरीब हो गए, गरीब होने से जो समस्याएं उत्पन्न हो गई, लॉकडाउन से जो दिक्कतें पैदा हो गई, हिंदी में पकड़िए ना सर, पैदा होना, है ना, नौकरी चले जाने से जो समस्या उत्पन्न हुई, नौकरी चले जाने से जिन समस्याओं ने जन्म लिया, यहाँ भी जन्म लिया पर बच्चा नहीं जन्म ले रहा है, समस्याएं जन्म ले रही, स्थितियां उत्पन्न हो रही, परिस्थितियां जन्म ले रही, परिस्थितियां प्रकट हो रही, उत्पन्न हो रही, परिस्थितियां पैदा हो रही है, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से जैसे सांप्रदायिकता एक शब्द, तो सांप्रदायिकता से जो समाज में अशांति पैदा होती है, अशांति उत्पन्न होती, फैलती, पनपती है, तो वहां BORNE वाला बॉन्ड लगा। मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ये देखिए कोई कह रहा है आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर
1986। कोई क्या, मैं ही कह रहा हूँ सर, यही मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। तो मेरा जो जन्म हुआ था दिसंबर 1986 में हुआ था, ये आदमी के पैदा होने की बात है। और कोविड क्या, वायरस बॉर्न डिजीज है। मैं कह तो रहा था वायरस से होने वाली बीमारी। हाँ, व्यक्ति के जन्म लेने के अलावा जहाँ ये पैदा हुआ, वो पैदा हुआ, ये उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ, ये समस्या खड़ी हुई, वो समस्या खड़ी हुई, है ना। जनित जिसको बोलते हैं विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग बोलते नहीं है सर। तो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, ये तो जनित है ना, इसी को BORNE वाला बॉन्ड बोलते हैं। सर कमेंट करके बताइए अगर समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए। लास्ट सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पढ़ लेते हैं। आइए, the hospital rules require that every patient should have AN। so fill in the blanks को बहुत ढंग से पढ़ा करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे अच्छे रूल्स, अच्छी अच्छी चीजें मैं लेकर के आऊँ आप सबके आगे। The hospital rules require that every patient should have AN। हॉस्पिटल के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि हर मरीज के साथ उसका एक उसकी देखभाल करने वाला भी होना चाहिए, जिसे आप केयर टेकर बोलते हैं ना, है ना, साथी भी होना चाहिए। अस्पतालों में जो व्यक्ति एडमिटेड होता है, उसके साथ में जो भी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति उसकी देखभाल करते हैं, उनको हिंदी में तीमारदार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तीमारदार कहते हैं। और अंग्रेजी में उनको अटेंडी बोलते हैं। ओह सॉरी, माफ करिए, अटेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेंडेंट बोलते हैं। ठीक, ये एक वर्ड और मैंने ऐड कर दिया, अटेंडी लिखा हुआ है, तो एक अटेंडेंट भी होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अब अटेंडेंस तो होगा नहीं सर, यहाँ व्यक्ति को रखना है आपको। अटेंडेंस तो उपस्थिति को बोलते हैं, व्यक्ति को तो बोलते नहीं। अटेंडिंग भी वर्ब की ING फॉर्म है, उपस्थित होना इसका मीनिंग हो सकता है। तो A और D में से तो किसी को होना ही नहीं सर। हॉस्पिटल का रूल कहता है कि हर मरीज के साथ एक केयर टेकर भी होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। अटेंडेंस तो उपस्थिति को बोलते हैं, अटेंडिंग भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर B और C है, ये एक जैसे ही वर्ड्स हैं। एक जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि अटेंडेंट में भी व्यक्ति आता है, अटेंडी में भी व्यक्ति आता है। अटेंडेंट भी एक व्यक्ति है, अटेंडी भी क्या है? एक व्यक्ति। दोनों में अंतर क्या, ध्यान से देखिए। जो अटेंडेंट है वो खाली और खाली पेशेंट के केस में यूज होता है, और कहीं यूज नहीं होता। सुन रहे हैं ना? अटेंडेंट जनरली अटेंडेंट सिर्फ पेशेंट के लिए यूज होता है। बाकी जैसे बाकी की कोई मीटिंग है, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, तो वहां पर आप, कोई ट्रेनिंग है, तो वहां पर आप जब पहुंचे ना, तो आप अटेंडी कहे जाएंगे। जैसे क्या होता है ना, ट्रेनिंग होती है, तो जो व्यक्ति ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनर हो गया, और जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो ट्रेनी कहा जाता है ना। अटेंडी वो जिसने उपस्थिति दर्ज कराई है, वो व्यक्ति जो किसी ट्रेनिंग में, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में, किसी मीटिंग में पहुंचा है, तो वो अटेंडी कहे जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कि क्या, नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है कि मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी होती है। पता चला नेटवर्क मार्केटिंग में एक बंदे ने 20 लोगों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, तो वो 20 लोग जो उसकी बातों को सुन रहे थे या उसके सीनियर की बातों को सुन रहे थे, वो सब अटेंडीज थे। कौन थे? अटेंडीज थे। पेशेंट के केस में जो व्यक्ति है वो अटेंडेंट है, अदरवाइज जो व्यक्ति किसी प्रोग्राम में आ रहा है वो अटेंडी कहा जाता है। नंबर 2 को देखिए, दैट द NGO प्रेफर टू नॉट एक्सेप्ट द डोनेशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। यह है कि दैट थी, NGO ने ये तय किया कि वो इंडियन गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं लेगा। मान लीजिए विदेश का कोई NGO हो, है ना, या इंटरनेशनल कोई NGO हो, तो वो इंडियन गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का क्या कहेंगे, सपोर्ट ना ले, डोनेशन ना ले। तो ये जो जो फैसला है ना, ये जो फैसला है कैसा है सर? लॉर्ड मतलब तारीफ होता है। लॉर्ड मतलब क्या होता है सर? तारीफ होता है। तो लॉडेटरी, लॉर्डिंग, लॉर्ड, ये सब तो नहीं होगा। एडजेक्टिव चाहिए, लॉर्डेबल एडजेक्टिव है, लॉर्डेटरी एडजेक्टिव। सर भारत सरकार से डोनेशन नहीं ली है NGO ने, ये जो फैसला है ये काबिले तारीफ है। तो बोलेंगे सर, काबिले तारीफ, तारीफ के लायक, तारीफ के
लायक, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय जिसको कहा जा सकता है, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय, तो लॉडेबल कहा जाएगा। लॉडेटरी मतलब तारीफ वाले, तारीफ वाले, जिसमें तारीफ छुपी हो, जैसे लॉडेटरी स्टेटमेंट है, कोई लॉडेटरी वर्ड्स है, लॉडेटरी सॉन्ग है, समझ रहे हैं ना। तो किसी ने कोई बात कही और उस बात में तारीफ है आपकी, तो वो लॉडेटरी रिमार्क है, लॉडेटरी स्टेटमेंट है सर, लॉडेटरी वर्ड्स हैं वो एक तरीके से। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसको कहते हैं हम क्या, लॉडेटरी कहते हैं, प्रशंसा वाले, प्रशंसा वाले। और यहाँ प्रशंसा के लायक, काबिल तारीफ, प्रशंसनीय है एक तरीके से, तो लॉडेबल कहा जाएगा। मुझे ये बताइए कि जो मैंने डिफाइन किया लॉडेटरी और लॉडेबल, समझ में आया आपको कि नहीं? फिर नंबर 3 पे आइए, डेडिकेटेड एक्शंस। जो डेडिकेटेड एक्शंस होते हैं, अब जैसे ये लॉडेटरी और लॉडेबल हैं, इन्हें बहुत से टीचर्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाते हैं। अटेंडेंट और अटेंडी है, बहुत से टीचर्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि मैं भी पढ़ाऊं, मुझे तो लगता है कि आपको यहीं पे समझ लेना चाहिए अटेंडेंट और अटेंडी के बीच का डिफरेंस, लॉडेटरी कहाँ यूज होता है, लॉडेबल कहाँ यूज होता है। अब ये जो नंबर 3 है, ये सब भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आता है। डेडिकेटेड एक्शंस, जो पूरे नियम से, पूरे प्रयास से, पूरी निष्ठा से जो काम किए जाते हैं। ईल्ड्स, उससे क्या आता है? ईल्ड्स का मतलब पैदावार होने से, उपज से। जैसे एक होता है खेत में फसल बोएंगे तो पैदावार होगी, एक होता है आप प्रयास करेंगे तब भी तो कोई फल आएगा, तो फल मिलता है। कैसा फल मिलता है? मन वांछित फल मिलता है सर, मन वांछित, जैसा आप चाहे वैसा मिलता है, इच्छा के अनुरूप। डिजायरस की हिंदी होती है सर इच्छुक। पहली बात, ये सब एडजेक्टिव, सब क्या है? एडजेक्टिव। डिजायरस मतलब इच्छुक, और डिजायरेबल इच्छा के योग्य, जिसका मतलब होता है कोई चीज ऐसी हो कि आप चाहें यार मैं ले लूं इसको या मेरी हो जाए, तो डिजायरेबल है, समझ रहे हैं ना। डिजायर्ड मतलब होता है मनवांछित। हाँ, जैसे कि आप ना फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो कुछ पोस्ट उसमें बड़ी अच्छी होती है, हर कोई चाहता है कि वो पोस्ट उसको मिल जाए, तो वो पोस्ट डिजायरेबल है, वो पोस्ट क्या है? डिजायरेबल है, हर कोई चाहता है वो पोस्ट उनकी हो। फिर आपने उसमें से एक पोस्ट जो है मन में सोचा कि मैं इस पोस्ट पे बैठना चाहता हूँ, तो डिजायर्ड पोस्ट हो गई आपकी, आपने अपने मन के भीतर उस पोस्ट को रख लिया ना, वो डिजायर्ड पोस्ट हो गई। फिर से सुनिए सर, जैसे 4-5 पोस्ट बड़ी अच्छी है, हर कोई चाहता है उन पोस्टों पे बैठना, उन पदों पे काबिज होना, तो वो पोस्ट डिजायरेबल है, डिजायरेबल है। आप उनमें से एक पोस्ट चाहते हैं आपकी हो, या आप चाहते हैं कि इसमें से ये वाली पोस्ट जो है मैं लूंगा, तो मन में आपने उस पोस्ट को डिजायर्ड पोस्ट मान लिया, अपनी मनवांछित, इच्छित, समझ रहे हैं ना, डिजायर्ड, वो डिजायर्ड पोस्ट होगी आपकी, राइट। हाँ, आपके लिए वो डिजायर्ड पोस्ट होगी, बाकी वो पोस्ट डिजायरेबल थी तभी आपने उसको डिजायर किया, समझ रहे हैं ना, वो पोस्ट डिजायरेबल थी, तभी आपने सोचा कि वो आपकी हो जाए, और आपके लिए वो डिजायर्ड हो गई, बस। तो जब आप मेहनत करेंगे तो वो फल मिलेगा जो आप चाह रहे होंगे, डिजायर्ड रिजल्ट आएगा सर, डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक, वो रिजल्ट जो आप चाह रहे होंगे। नंबर 4 देखिए, आप गौर करिए, इसमें आज के सेशन में जो वर्ड्स हैं वो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से रखा गया। अब डिटरमिनेंट, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनर, डिटरमिनेशन, सब एक ही जैसे आ गए ना। बेसिकली ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये नाउन है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और सोचो ये आर्टिकल है, ये नाउन ही आता है, तो क्या सब आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, एक होता है क्रिएटर, रचनाकार, एक होता है क्रिएशन, रचना, एक होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तीनों नाउन है सर, तीनों नाउन है, पर क्या किसी को किसी की जगह लगा देंगे। क्रिएटर वो व्यक्ति जिसने बनाया है, क्रिएशन जो उसने बनाया है वो क्रिएशन है, और उस क्रिएशन में जो आपको रचनात्मकता, सुंदरता नजर आ रही वो क्रिएटिविटी। जिसने बनाया है वो क्रिएटर है, जो बन के तैयार हुआ है वो क्रिएशन है, और उस क्रिएशन में जो आपको मजा, मसाला है ना, अट्रैक्शन दिख रहा है वो क्रिएटिविटी। इस तरीके से डेस्टिनी का मतलब है नियति,
If destiny alone is the determinant, determining, determiner, determination. सर determinant होगा, determinant उसको बोलते हैं जिसने फैसला लेना है। determiner तो वो क्या उसका वर्ड हो गया adjective का, some, any, no, few, a few, the few, ये सब determiners में आते हैं। determination का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं, है ना। determinant जिसने डिसीजन लेना है, जो डिसीजन मेकर है। उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। Then no one will act. अगर सब कुछ नियति पे ही टिका होगा, भाग्य से ही सब कुछ होना होगा, तो फिर कोई काम क्यों करेगा? Nobody will act. कोई भी मेहनत क्यों करेगा? अगर भाग्य से ही सब कुछ होता है तो कोई भी जान क्यों देगा? कोई भी मेहनत क्यों करेगा? ये लिखा हुआ। नंबर 5 देख लीजिए। There will be divestment of public sector undertakings. Divestment हिंदी में एक शब्द होता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है बेच देना एक तरीके से। हिस्सेदारी जब बेची जाती है ना तो डाइवेस्टमेंट कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही शॉर्ट में पीएसयूज बोलते हैं। तो जो पीएसयूज हैं, है ना, उनकी हिस्सेदारी बेची जाएगी। क्यों? क्योंकि एज मतलब क्योंकि सम ऑफ देम आर ऑन द वर्ज ऑफ, क्योंकि कुछ जो है कगार पर है। सर ये देखिए, लिख लीजिएगा सर, ये फ्रेज है ऑन द वर्ज ऑफ, कगार पर होना। और किसकी कगार पे होना? बर्बादी की कगार पे होना, मिटने की कगार पे होना। ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, इस तरीके से, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो बंद होने की कगार पे हैं। बंद होना क्लोजर कहते हैं सर, क्लोजर, ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। क्लोज नहीं सर, नाउन रखिए, वर्ब है या एडजेक्टिव है। क्लोजिंग नाउन हो सकता है, लेकिन वो क्लोजिंग डाउन होता है, ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन, है ना। और फिर उसमें ये भी बताना पड़ेगा किसको क्लोज करना है जाकर के। वर्ब से नाउन जब बनता है तो उसमें कई बार ये भी होता है ना कि वो बताओ कि आगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, है ना, समाप्त होने की कगार पे, बंद होने की कगार पे होना। सेशन ओवर हो रहा है, ठीक। मुझे उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों में इस बैच का प्रमोशन करें, 1-2 डेमो वीडियोस उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, इससे उनको समझ में आएगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप ये सब जरूर बताते रहिए। हर सेशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नया नया मैसेज मिले, नई नई चीजें आप सीखें, बेहतर सीखें। आपको कितना अच्छा लग रहा है ये आप बताते हुए चलें। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, चिल करिए। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।